हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग रामायण काल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या, महाभारत काल, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में महाभारत काल। देखो, छत्तीसगढ़ में जब महाभारत काल स्टार्ट हुआ, है ना, उस समय एक देखो हमारे इतिहास में एक महाकवि हुए जिनका नाम था क्या, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। इस वेद व्यास के अनुसार ये वेद व्यास बताते हैं कि महाभारत काल में जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसको प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? प्राक कौशल के नाम से। उसका नाम क्या था? प्राक कौशल या फिर कौशल। ठीक है, प्राक कौशल या फिर कौशल, है ना। वेद व्यास बताते हैं कि महाभारत काल में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बोलने का मतलब ये वाला है, ठीक है, इसको क्या नाम से जाना जाता था? प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। जबकि जो हमारा बस्तर है, जो दक्षिण का हिस्सा है बस्तर है, उसको कांतार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कांतार के नाम से जाना जाता था। देखो, जब महाभारत हुआ, ठीक है, तो महाभारत काल में 5 पांडव हुआ करते थे। कितने? 5 पांडव हुआ करते थे। उस 5 पांडव में एक का नाम था सहदेव। ठीक है, एक का नाम क्या था? सहदेव। इस सहदेव जो महाभारत काल में जो सहदेव है, ये सहदेव के द्वारा कई राज्यों को जीता गया था। ठीक है, उनमें कई राज्यों में से एक राज्य कौन सा था? ये प्राक कौशल। समझ आ गया? इस सहदेव के द्वारा जीते गए राज्यों में किसका उल्लेख था? प्राक कौशल का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, जबकि अगर बात करें हम लोग, एक थे कौन महाभारत में? कर्ण। तो अगर इस कर्ण के साथ चले, ठीक है, तो ये जो कर्ण है इनके द्वारा भी कई राज्यों को जीता गया था और उन कई राज्यों में, ठीक है, कौशल का उल्लेख पाया जाता है। कौशल का उल्लेख पाया जाता है। कौशल नाम का उल्लेख क्या है? पाया जाता है। समझ आया? ठीक है, देखो, अगर जो महाकवि थे वेद व्यास, ठीक है, उसके अनुसार महाभारत काल को छत्तीसगढ़ में प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये प्राक कौशल क्या है? जो सहदेव है, महाभारत काल में जो सहदेव थे, इस सहदेव के द्वारा जीते गए राज्यों में, ठीक है, इस सहदेव के द्वारा जीते गए राज्यों में इस प्राक कौशल का उल्लेख है। उस जीते गए राज्यों में से एक था कौन सा? प्राक कौशल। समझ आ गया? जबकि कर्ण के अनुसार भी, कर्ण जो है, मतलब कर्ण के अनुसार नहीं, कर्ण के द्वारा जीते गए राज्यों में भी कौशल का उल्लेख पाया जाता है। समझ आया? देखो, इसके अतिरिक्त हम लोग अगर चले तो हमारे छत्तीसगढ़ में कई स्थान ऐसे हैं जो महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है, कई स्थान ऐसे हैं जो महाभारत काल से संबंधित है। चलो फिर उस महाभारत काल से संबंधित स्थलों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उनमें से देखो, सबसे पहले ये जो बिलासपुर है, ठीक है, इस बिलासपुर का एक था कौन? रतनपुर। ठीक है, एक कौन था? रतनपुर। यहाँ पे है जांजगीर चांपा। इस जांजगीर चांपा में एक स्थल है गुंजी, जिसको बोलते हैं गुंजी, शक्ति के पास है। ठीक है, गुंजी। इसके अतिरिक्त ये हमारा रायपुर है। इस रायपुर में आरंग, ठीक है, और ये हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये हमारा महासमुंद। ठीक है, तो महासमुंद का सिरपुर और महासमुंद का सिरपुर, इसी महासमुंद में एक जगह है खल्लारी। ठीक है, इसी महासमुंद में एक जगह कौन सा है? खल्लारी। तो एक हो गया रतनपुर, ठीक है, उसके बाद फिर गुंजी, आरंग, ठीक है, उसके बाद फिर सिरपुर और सिरपुर के बाद खल्लारी। टोटल इन 5 जगहों से हमको महाभारत काल के साक्ष्य स्थल हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? रतनपुर, ठीक है, एक कौन सा जिला? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर और महासमुंद। ठीक है, टोटल 4 जिले। उनमें से बिलासपुर में एक रतनपुर, फिर गुंजी, ठीक है, जांजगीर चांपा में गुंजी, उसके बाद रायपुर में आरंग, आरंग के बाद महासमुंद में सिरपुर और फिर खल्लारी। ठीक है, कौन कौन से? रतनपुर, ठीक है, रतनपुर, फिर आरंग, ठीक है, उसके बाद फिर गुंजी, है ना, गुंजी, उसके बाद फिर सिरपुर और उसके बाद फिर कौन सा है? खल्लारी। ठीक है, खल्लारी। ये इन 5 जगहों से हमको महाभारत काल के स्थल का होने का पता चलता है। ठीक है, देखो, महाभारत, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, है ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें 2 राजा थे। कौन कौन से? एक थे कौन? ताम्रध्वज नाम के, ताम्रध्वज, ठीक है, और एक हुआ करते थे मोरध्वज। ठीक है, मोरध्वज, एक ताम्रध्वज और दूसरा मोरध्वज। ठीक है, ये जो ताम्रध्वज और मोरध्वज है, ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय, ठीक है, ये दोनों राजा महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है, देखो, और ये जो ताम्रध्वज है, ये महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे और इस ताम्रध्वज की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मणिपुर थी। ठीक है, ये मणिपुर राजधानी के राजा थे।
ठीक है। और ये मणिपुर इतिहासकारों के अनुसार जो मणिपुर है वो आज का क्या है, रतनपुर है, ठीक है, आज का क्या है, रतनपुर है। मतलब ये जो ताम्रध्वज जो राजा हुआ करते थे, जो महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे, ये कहाँ के राजा हुआ करते थे, मणिपुर की। और इतिहासकारों के अनुसार ये जो मणिपुर है वो आज कहाँ, आज इसका वर्तमान नाम आज कहाँ है, रतनपुर, ठीक है, इसका वर्तमान नाम क्या है, रतनपुर। तो इसलिए रतनपुर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे महाभारत से संबंधित है, ठीक है। दूसरा बच गया कौन, मोरध्वज। और इस मोरध्वज की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, आरंग, ठीक है। आरंग में कौन था, मोरध्वज की राजधानी, ठीक है, किसकी राजधानी, मोरध्वज की। और ये मोरध्वज राजा भी कहां भाग लिए थे, महाभारत के युद्ध में। इसीलिए हमारा जो आरंग है ये भी किससे सीधा संबंधित हो जाता है, महाभारत काल से सीधा संबंधित, इसका ये सीधा संबंधित हो जाता है। समझ आ गया। उसके बाद देखो गुंजी, हमारा जो गुंजी है, इस गुंजी में क्या हुआ था, गुंजी में एक यहां ऋषभ तीर्थ का आश्रम के नाम से इसको प्रसिद्ध है, ऋषभ तीर्थ, ठीक है, ये ऋषभ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको बोला गया ऋषभ देव, ठीक है। उस ऋषभ देव का यहाँ पे आश्रम हुआ करता था, कहाँ, गुंजी में। और उनके आश्रय स्थल को एक तीर्थ के रूप में, ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसलिए गुंजी भी क्या है, हमारे महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें सिरपुर, है ना, सिरपुर की अगर बात करें तो सिरपुर की पुराना नाम था चित्रांगदपुर। क्या नाम था, चित्रांगदपुर, ठीक है, चित्रांगदपुर। सिरपुर का पुराना नाम क्या था, चित्रांगदपुर। और महाभारत में, ठीक है, जो 5 पांडव थे उसमें से एक था कौन, अर्जुन, एक था कौन, अर्जुन। और इस अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या था, चित्रांगदा। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो चित्रांगदा है, ठीक है, ये इस चित्रांगदपुर की राजधानी राजकुमारी थी, ठीक है, ये जो चित्रांगदा है ये इस चित्रांगदपुर की क्या थी, राजकुमारी थी। इसीलिए, और ये चित्रांगदपुर का पुराना नाम क्या है, सिरपुर। इसीलिए जो हमारा सिरपुर है ये महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका जो बेटा था उसका नाम था बब्रुवाहन, ठीक है, बब्रुवाहन। तो ये जो बब्रुवाहन था, ठीक है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और जब इसका पूरे राज्य का बंटवारा होता है तो इस बब्रुवाहन के, ठीक है, इस बब्रुवाहन के अधिकार क्षेत्र में आता है कौन सा, श्रीपुर। और इतिहासकार के अनुसार इसको बंटवारे में मिलता है कौन सा, श्रीपुर। और इतिहासकार के अनुसार ये जो सिरपुर है ये आज का क्या है, सिरपुर है, ठीक है। ये जो श्रीपुर है वो आज का क्या है, सिरपुर है। इसका नाम परिवर्तित होते होते क्या हो गया, सिरपुर। तो इस प्रकार जो सिरपुर भी है वो किससे संबंधित है, महाभारत काल से। समझ आया। इसके अतिरिक्त ये जो खल्लारी है, खल्लारी कहाँ है, ये महासमुंद में, ठीक है, महासमुंद में क्या है, खल्लारी। अगर हम लोग बात करें खल्लारी की, ठीक है, तो ये जो खल्लारी है यहाँ पे एक खल वाटिका है, खल वाटिका। और इतिहासकार के अनुसार, ठीक है, इसी खल वाटिका में एक लाक्षागृह बनवाया गया था, कौरवों के द्वारा एक लाक्षागृह बनवाया था, ठीक है। पांडवों को, कौरवों के द्वारा पांडवों को छल से मारने के लिए एक गृह बनवाया गया था जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाक्षागृह बोलते हैं। ये लाक्षागृह कहाँ है, खल्ल वाटिका में। और इतिहासकार मानते हैं कि ये खल्ल वाटिका का ही नाम क्या है, खल्लारी। इस प्रकार जो हमारा खल्लारी भी है वो भी किससे संबंधित है, महाभारत काल से। समझ आया। एक रतनपुर, आरंग, गुंजी, सिरपुर और खल्लारी। इसके अतिरिक्त यही खल्लारी के पास, ठीक है, महासमुंद में ही एक भीमखोज नामक जगह है, भीमखोज, जहां पे भीम के पैर के निशान पाए जाते हैं, भीम के पैर के निशान है, ठीक है, भीम के पैर के निशान पाए जाते हैं। ये इतना जो जगह है वो पूरा का पूरा महाभारत काल से संबंधित है। समझ आया। पूरा किससे संबंधित है, महाभारत काल से। सबसे पहले रतनपुर, बिलासपुर में रतनपुर, फिर गुंजी, ठीक है, जांजगीर चांपा में गुंजी, फिर आरंग, आरंग के बाद महासमुंद में आएगा क्या, सिरपुर, और उसके बाद फिर खल्लारी, ठीक है। ये 5 जगह को लेना है ना। इसमें से रतनपुर और आरंग ये दोनों में राजाएं हुआ करते थे जिनको बोला जाता ताम्रध्वज और मोरध्वज। ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी, मणिपुर, ठीक है, ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी, मणिपुर। और इतिहासकार ये मानते हैं कि मणिपुर जो है वो आज का रतनपुर है, इसीलिए रतनपुर जो है वो हमारे महाभारत काल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त तो जो मोरध्वज है वो मोरध्वज कहाँ के थे, आरंग के, इसीलिए आरंग भी हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाता है, महाभारत काल से संबंधित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गुंजी। गुंजी जो है वो ऋषभ तीर्थ के आश्रम, एक तीर्थ के रूप में, क्या ऋषभ तीर्थ के रूप में, एक तीर्थ के रूप में यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध है, कौन, गुंजी, ठीक है। जबकि सिरपुर जो है वो इसका पुराना नाम था चित्रांगदपुर, और जो अर्जुन की पत्नी थी उसका नाम था चित्रांगदा, ठीक है। चित्रांगदा जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये चित्रांगदपुर की राजकुमारी थी,
ठीक है, इसीलिए जो सिरपुर जो है वो किससे संबंधित हो जाता है, महाभारत काल से। समझ आया। और इसके जो पुत्र हैं उसका नाम था बब्रुवाहन, तो उसको जब बंटवारा होता है तो उसको क्या मिलता है, जो श्रीपुर जो है उसके हिस्से में जाता है। और ये जो श्रीपुर है इतिहासकारों के अनुसार यही क्या है, आज का सिरपुर है। समझ आया। जबकि ये है खल्लारी, खल्लारी मतलब खल्ल वाटिका। यहाँ पे कौरवों द्वारा पांडवों को मारने के लिए क्या किया गया था, लाक्षागृह बनवाया गया था। समझ आ गया। और उसके बाद यहीं पे है भीमखोज, जिसमें भीम के पैर के निशान पाए जाते हैं। ये हमारे टोटल महाभारत कालीन स्थल है। अगर आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में क्या था, तो प्राग कौशल। जबकि बस्तर का नाम क्या था, तो कांतार। ये हमारा बस्तर जो है इसको बोला जाता था कांतार। जबकि रामायण काल में इसको दंडकारण्य बोला जाता था, और इसको क्या बोला जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह है हमारा क्या, महाभारत काल का इतिहास। ठीक है, ये ठीक है। देखो, ये हो गया क्या, हमारा महाभारत काल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, महाजनपद काल। इसके बाद आता है महाजनपद काल। ठीक है, क्या आएगा, महाजनपद काल। महाजनपद काल, ये जो महाजनपद काल है ये लगभग 600 बीसी से 545 बीसी तक के चलता है। ठीक है, 600 बीसी से 545 बीसी तक के चलता है हमारा जो महाजनपद काल है। अगर हम लोग भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, तो महाजनपद काल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे जो भारत का इतिहास है वो एक व्यवस्थित रूप में मिलना प्रारंभ होता है। ठीक है, कहाँ से, महाजनपद काल से। अगर हम लोग बात करें महाजनपद काल की, ठीक है, इसी महाजनपद काल को क्या बोला जाता है, महावीर स्वामी का काल और बुद्ध का काल भी बोला जाता है महाजनपद काल को। ठीक है, देखो, जिस समय महाजनपद काल हुआ 600 से 545 बीसी तक, ठीक है, 600 से 545 बीसी, है ना। जब महाजनपद काल हुआ तो महाजनपद काल में जो हमारा भारत है वो कई महाजनपदों में बटा हुआ करता था। तो ये ऐसे टोटल 16 महाजनपद में भारत जो है वो बटा हुआ करता था। भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या हुआ करता था, बटा हुआ करता था। ठीक है, इस 16 महाजनपद में एक महाजनपद, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी महाजनपद, एक महाजनपद कौन सा हुआ करता था, चेदी महाजनपद। ये जो चेदी महाजनपद हुआ करता था, ठीक है, ये लगभग ये त्रिपुरी जबलपुर के आसपास का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, कौन सा, चेदी महाजनपद। ये जो चेदी महाजनपद था इसी के अंतर्गत हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आता था। हमारा छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसीलिए इसको चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, किसको, चेदी महाजनपद को। यही जो चेदीसगढ़ है, ठीक है, ये इसी का नाम क्या हुआ, धीरे धीरे नाम परिवर्तित हुआ और क्या बन गया, छत्तीसगढ़ नाम से इसी को जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है हीरालाल। ठीक है, एक पुरातत्वविद हुए जिसका नाम था हीरालाल। क्या नाम था, हीरालाल। इस हीरालाल के अनुसार, ठीक है, हीरालाल के अनुसार जो है चेदी महाजनपद जो है वो उसी के अंतर्गत कौन आता था, छत्तीसगढ़ आता था, और इसीलिए इसके चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, इसी का चेदीसगढ़ का एक रूप परिवर्तन हुआ बोलते बोलते, और क्या बन गया, यही छत्तीसगढ़। ठीक है, किसके नाम से, हीरालाल के अनुसार। ये हमारा चेदी महाजनपद है। ठीक है, जो भी हमारा चेदी महाजनपद के बारे में हमको प्राप्त होता है, ठीक है, स्रोतों के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार, ठीक है, ये जो चेदी महाजनपद था ये अपने आप में एक अलग प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, क्या था, ये अपने आप में एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में था। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में था। समझ आ गया, कौन, चेदी महाजनपद। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा कोई बात नहीं है, इतना ही है महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, महाजनपद काल जो 16 महाजनपद काल में बटा हुआ था उसमें से एक कौन था, चेदी महाजनपद। ठीक है, इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन आता था, हमारा छत्तीसगढ़। समझ आया, छत्तीसगढ़ हमारा चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसी को बोला जाता, पूरा इस एरिया को बोला जाता था क्या, चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ के नाम से ही, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हुआ और क्या नाम पड़ गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश बोला जाता है किसको, चेदीसगढ़ को। समझ आया, छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश बोला जाता है, किसको बोला जाता है, चेदीसगढ़ को। इसके अतिरिक्त इसके बारे में और कोई वो हम साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है, स्रोत हमको जो भी है वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो महाजनपद काल के बाद शुरू होता है, इसी में क्या, बौद्ध धर्म। एक होता है बौद्ध धर्म का उदय होता है, बौद्ध काल जिसको बोलते हैं, और एक होता है जैन। ठीक है, जैन धर्म का। तो जब बौद्ध धर्म का उदय होता है, ठीक है, देखो एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवदान शतक। अवदान शतक नामक ग्रंथ है। अगर हम लोग बात करें अवदान शतक नामक ग्रंथ की,
ठीक है। अवदान शतक नामक ग्रंथ के अनुसार अगर हम लोग चले तो अवदान शतक के अनुसार जो महात्मा बुद्ध थे, कौन? महात्मा बुद्ध, महात्मा जो बुद्ध हुआ करते थे वो कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण कौशल में आए थे। छत्तीसगढ़ मतलब क्या होता है? दक्षिण कौशल। इसका पुराना नाम क्या था? दक्षिण कौशल। तो अवदान शतक ग्रंथ के अनुसार जो महात्मा बुद्ध थे वो कुछ समय के लिए दक्षिण कौशल में छत्तीसगढ़ में आए थे। इसके अतिरिक्त एक चीनी यात्री हुए, प्रसिद्ध चीनी यात्री, जिनका नाम क्या था? वेनसांग। ठीक है, इस वेनसांग भी अपनी यात्रा वृतांत सियूकी में बताते हैं। इनकी एक यात्रा वृतांत है। ये जब भारत की यात्रा करने आए थे, जब छत्तीसगढ़ की यात्रा किए, तो इनकी एक यात्रा वृतांत है जिसको बोलते हैं सियूकी। इस सियूकी में ये बताते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो, ये भी बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए थे और आ करके यहाँ लगभग 3 माह तक समय व्यतीत किए थे। और समय व्यतीत कहाँ किए थे? ये महासमुंद के ये सिरपुर में किए थे। आ करके कुछ समय के लिए सिरपुर में रुके थे। समझ आ गया? इसीलिए जो हमारा जो भी साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? सिरपुर से होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में इतना है। अवदान शतक जो है वो उस ग्रंथ के अनुसार अगर हम लोग चले तो वो बताते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए आए थे, दक्षिण कौशल की यात्रा के लिए आए थे। इसके अतिरिक्त जो वेनसांग है उसके वो भी अपनी यात्रा वृतांत सियूकी में बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो 3 माह के लिए छत्तीसगढ़ आए थे और 3 माह आकर के यहाँ पर रुके थे। समझ आया? देखो ये तो हो गया। इसके अतिरिक्त यहां पहली शताब्दी में, ठीक है, पहली शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। ठीक है, जिनका नाम था नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन। ये नागा अर्जुन भी सिरपुर में आए और आकर के यहां कुछ समय व्यतीत किए। जबकि 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में एक और बौद्ध भिक्षुक हुए जिनका नाम था आनंद प्रभु। ठीक है, जिनका नाम क्या था? आनंद प्रभु। ये आनंद प्रभु भी कहाँ आए? सिरपुर में आए और सिरपुर में आकर के, ठीक है, यहीं पर एक स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाए थे। क्या चीज का विहार का निर्माण करवाए थे? एक स्वास्तिक विहार बनवाए थे। ठीक है, स्वास्तिक विहार बनवाए थे। कौन? आनंद प्रभु। कब आए थे? 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी मतलब जब महाजनपद ये बौद्ध धर्म चल रहा था उसी समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए और आ करके सिरपुर में क्या किए? एक स्वास्तिक विहार बनाए। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में, ठीक है, एक यहाँ से सिरपुर से मिला है और इसके कुछ साक्ष्य जो है वो मल्हार, बिलासपुर जिले में मल्हार नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपको पूछा, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म में एक आनंद, यहाँ पे स्वास्तिक आनंद प्रभु के द्वारा क्या बनाया गया है? स्वास्तिक विहार बनाया गया। कहाँ? सिरपुर में। ठीक है, और सिरपुर ही बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, यहीं पर आकर के जो महात्मा बुद्ध थे वो 3 महीने तक रहे थे। इतना है हमारे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, जबकि अगर बात करें जैन धर्म, तो जैन धर्म में कुछ मत करना। जैन धर्म जो है उसके बारे में सिर्फ 2 जगह को याद रखना। एक तो जैन धर्म में एक याद रखना रायपुर का आरंग, इसी आरंग को क्या बोला जाता था? भांडेर बोला जाता था। ठीक है, ये जो आरंग है ना, ये अपने यहाँ से भी कनेक्टेड है। कहाँ से? बौद्ध धर्म से। जबकि, ठीक है, जबकि इसी में दुर्ग का जो नगपुरा है, ठीक है, ये नगपुरा भी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इतना बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के इतिहास में ज्यादा नहीं पढ़ना है और कुछ है भी नहीं इसके बारे में। समझ आया? देखो, महाजनपद काल शुरू हुआ। महाजनपद काल कब से कब शुरू हुआ? 600 से 545 तक। ठीक है, महाजनपद काल 16 महाजनपदों में बटा हुआ करता था, जिसमें से एक महाजनपद था कौन सा? चेदी महाजनपद। इस चेदी महाजनपद में, ठीक है, चेदी महाजनपद जो है उसी का हिस्सा था कौन? हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ हिस्सा था, इसीलिए इसको चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसी का जब रूप परिवर्तन हुआ तब क्या हो गया? ये छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसको बताने वाले कौन है? हीरालाल। ठीक है, हीरालाल के द्वारा इनको बताया गया। चेदी महाजनपद जो था वो अपने आप में प्रशासनिक इकाई के रूप में था। ठीक है, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिले कुछ सिक्कों के बारे में होता है जो मौर्य काल से पूर्व के सिक्के हैं। ठीक है, जो कहाँ के सिक्के हैं? मौर्य काल से पूर्व के सिक्के हैं। जबकि, है ना, जबकि अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तो बौद्ध धर्म में कुछ नहीं है, एक अवदान शतक है और एक वेनसांग है। अवदान शतक के अनुसार भी ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, दक्षिण कौशल आए थे। ठीक है, और वेनसांग के अनुसार भी यही बताया जाता है और वो यहाँ आकर के 3 माह का समय व्यतीत किए थे। ठीक है, जबकि पहली शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षुक आए थे जिनका नाम था नागा अर्जुन और वो आकर के सिरपुर में कुछ समय के लिए यहाँ आकर के रुके थे। जबकि
छठी शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षुक है जिनका नाम था आनंद प्रभु, ठीक है, जिनका नाम क्या था, आनंद प्रभु। और ये आकर के सिरपुर में, ठीक है, स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाए, स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाए। जबकि जैन धर्म से रिलेटेड एक रायपुर और एक दुर्ग का नकपुरा और रायपुर का आरंग, या इसी को बोलते हैं भांडेर, ये जगह जो है जैन धर्म से संबंधित है। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, मौर्य काल, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल। मौर्य काल बोल के इसको मगध साम्राज्य कर लेते हैं, मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य। जब महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य, महाजनपद में ही जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद हुआ करता था, कौन, मगध, ठीक है। और मगध महाजनपद जो हुआ करता था वही जो है ये सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा हुआ करता था, मगध। इस मगध महाजनपद में, मगध साम्राज्य में, ठीक है, मगध साम्राज्य में क्या हुआ, इसके अंतर्गत कई वंश का उदय हुआ, जैसे कि हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। इसके स्थापनाकर्ता थे कौन, बिंबिसार, ठीक है। इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। इसके बाद एक वंश आता है शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसके बाद एक वंश आता है नंद वंश और उसके बाद आता है फिर मौर्य वंश, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वो इस हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है, इन तीनों वंश से टोटल बाहर रहता है। मतलब इन तीनों वंश के हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें इसके बारे में कोई भी उल्लेख जो है वो प्राप्त नहीं होता। मतलब हर्यक वंश से बाहर था, शिशुनाग वंश से बाहर था और नंद वंश से बाहर था। जब मौर्य वंश का उदय होता है, ठीक है, इसके संस्थापक होते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो साम्राज्य का जो विस्तार रहता है वो उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इसका जो बेटा रहता है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। इस बिंदुसार में भी इसके साम्राज्य में भी हमारे छत्तीसगढ़ जो है इसके अधीन नहीं रहता। लेकिन जब इसके बाद जब कौन आता है, अशोक, ठीक है, जब अशोक शासन करने आता है, ठीक है, जब इसके बाद जब अशोक शासन करने आता है तब अशोक क्या करता है, 261 में, ठीक है, 261 में क्या करता है, अशोक कलिंग का युद्ध लड़ता है, ठीक है, कलिंग का युद्ध लड़ता है। कलिंग का मतलब होता है कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, कलिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैक्सिमम उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सारे हिस्से क्या कहलाते थे, कलिंग, ठीक है। और कलिंग का जब युद्ध लड़ता है और कलिंग को जीतता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि जो कलिंग है ना, उसके अंतर्गत, क्योंकि कलिंग को जीत लिया मतलब वो छत्तीसगढ़ को भी क्या किया, छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो था वो भी क्या होता है, कलिंग के अंतर्गत आ जाता है। यहां से जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में मौर्य वंश के जो भी है, मौर्य वंश का जो साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिलना प्रारंभ होता है, ठीक है। तो कहां से, अशोक से। तो अगर हम लोग बात करें अशोक की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसकी, अशोक की। तो अगर हम लोग बात करें अशोक की, तो जो अशोक है, ठीक है, उसके यहाँ से कुछ छत्तीसगढ़ से हमारे कुछ जगहों से उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ से हमारे कौन कौन से साक्ष्य है अशोककालीन, ये जो हमारा सरगुजा है, सरगुजा में ही एक जोगीमारा की गुफा है, ठीक है, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, उस रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा है और सीता बेंगरा की गुफा है, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा है ना। कहाँ, सरगुजा में। इसी सरगुजा में एक जगह है कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम नामक एक स्थान है। तो सरगुजा में ही एक जोगीमारा की गुफा और एक सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, जोगीमारा की गुफा, ये हो गया कौन सा, जोगीमारा की गुफा, ठीक है, जोगीमारा की गुफा। उसके बाद एक सीता बेंगरा की गुफा है, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है। उसके बाद वही सरगुजा में ही क्या है, कपाटपुरम है, कपाटपुरम। ये तीनों के तीनों कहाँ से हैं, सरगुजा से, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहां से हैं, सरगुजा। सरगुजा में ही जोगीमारा की गुफा है, कपाटपुरम है और सीता बेंगरा की गुफा है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जांजगीर चांपा है, ठीक है। इस जांजगीर चांपा में एक जगह पड़ता है अकलतरा, ठीक है, एक जगह कौन सा पड़ता है, अकलतरा, और एक जगह है ठठारी, ठीक है, एक जगह कौन सा है, ठठारी। अकलतरा और ठठारी जांजगीर चांपा में, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा है रायगढ़, इस रायगढ़ में एक जगह पड़ता है बारदे गांव, ठीक है, बारदे गांव, ठीक है। जबकि ये हमारा रायपुर है, रायपुर, इस रायपुर में ये आरंग है और यहीं पे पड़ता है क्या, तारापुर,
ठीक है, तारापुर नामक एक स्थान है। ठीक है, रायपुर में आरंग और तारापुर, जबकि अकलतरा, ठठारी और बारदेगांव। ठीक है, अकलतरा, ठठारी और बारदेगांव, ये सारी जो जगहें हैं ये हमारे अशोक काल से संबंधित हैं। ठीक है, देखो हमारा जो अशोक है, ये जो जोगीमारा की गुफा है, ठीक है, जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, जो हमारा जोगीमारा की गुफा है, इस जोगीमारा की गुफा में, ठीक है, जोगीमारा की जो गुफा है इसमें देवदीन और सुतनुका, ठीक है, देवदीन और सुतनुका नामक दो प्रेमी रहा करते थे। ठीक है, कहाँ? जोगीमारा की गुफा में देवदीन और सुतनुका नामक दो प्रेमी रहा करते थे। कहाँ? जोगीमारा की गुफा में, जिनके बारे में जो भी वहाँ जोगीमारा की गुफा में भित्ति लेख या शिलालेख जो भी पाए गए हैं वो प्राकृत भाषा, ठीक है, वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, कौन कौन सा? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। मतलब जो जोगीमारा की गुफा में जो देवदीन और सुतनुका नामक प्रेमी युगल रहा करते थे, ठीक है, प्रेमी रहा करते थे, उनके बारे में वो वहां पे क्या करते थे? ये जो सीता बेंगरा की गुफा है, ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा जो है वो पूरा एशिया का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहां पर जाकर के इन लोग क्या करते थे? नाट्य वगैरह प्रस्तुत किया करते थे। और इनके बारे में जो देवदीन और सुतनुका है उनके बारे में, ठीक है, जो भी यहाँ के भित्ति लेख या शिलालेख में लिखा गया है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ये अशोक की राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय लिपि थी, अशोक की भाषा और लिपि थी। इसका मतलब यह है कि अशोक की भाषा और लिपि जो है वो प्राकृत भाषा और प्राकृत लिपि वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाना, ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सीधा संबंध किससे था? अशोक के काल से था। ठीक है, अशोक के साम्राज्य से था। कौन सा? ये जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? जबकि जोगीमारा की गुफा में देवदीन और सुतनुका नामक दो प्रेमी हुआ करते थे। ठीक है, जो जिनके बारे में जो भी शिलालेख या भित्ति लेख लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि किससे संबंधित है? अशोक की राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय लिपि से संबंधित है। इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ भी अशोक के काल से संबंधित है। समझ आया? इसके अतिरिक्त जो हमारा ये है जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी, ठीक है, जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी और रायगढ़ का बारदेगांव, ठीक है, जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी और रायगढ़ का बारदेगांव, यहां से अशोक के काल के करसापण सिक्का प्राप्त हुआ है। करसापण सिक्का कहां से? अकलतरा हो गया, ठीक है, अकलतरा और ठठारी, ठीक है, और एक है कौन सा? बारदेगांव, ठीक है, बारदेगांव, यहां से करसापण सिक्का प्राप्त हुआ है। करसापण सिक्का, ठीक है, करसापण सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? अकलतरा हो गया, ठठारी हो गया, बारदेगांव हो गया। इसके अतिरिक्त रायपुर का जो तारापुर है, ठीक है, तारापुर, ये सारी जगहों से क्या प्राप्त हुआ है हमको? तारापुर से क्या प्राप्त हुआ है? करसापण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके? अशोक के काल के करसापण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये जो सरगुजा में एक जगह है कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम, सरगुजा में एक जगह है कौन सा? कपाटपुरम, उसका नाम क्या है? कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम। ये जो कपाटपुरम है, समझना, ये जो कपाटपुरम यहाँ अशोक के काल का, ठीक है, अशोक के काल का लाठ प्राप्त हुआ है, यहां से लाट बोलते हैं जिसको, ठीक है, अशोक के काल का लाट, उसके राज सिंहासन का जो लाट वगैरह होता है, ठीक है, वो कहां से प्राप्त हुआ है? कपाटपुरम से प्राप्त हुआ है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मगध साम्राज्य में, ठीक है, तो मगध साम्राज्य की अगर बात करें तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले एक वंश आया जिसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है, ये जो हर्यक वंश है, ठीक है, इसका ये जो हर्यक वंश है इसका जो पहला संस्थापक था, ठीक है, उसका नाम क्या है? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार है उसके बाद जो कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनमें छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दोनों में भी छत्तीसगढ़ के बारे में हमको कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। समझ आया? लेकिन जैसे ही अशोक आता है, और अशोक जो है वो 261 में क्या करता है? कलिंग का युद्ध लड़ता है। जब कलिंग का युद्ध लड़ता है तो कलिंग के हिस्से में भी कौन आता है? हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कलिंग के हिस्से में आता है। इसीलिए ये माना जाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ अशोक के काल से, ठीक है, जो अशोक मतलब कलिंग के युद्ध से अशोक का जो मौर्य साम्राज्य है उसका हिस्सा बन जाता है। समझ आया? लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे छत्तीसगढ़ से ऐसे कई और जगह हैं जहां से ये पता चलता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मौर्य काल के अधीन था, अशोक के अधीन था। ठीक है, सम्राट अशोक के अधीन था, जिसमें से सबसे पहला है जोगीमारा और
ठीक है, जोगीमारा और क्या है, सीताबेंगरा। ये जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ देवदिन और सुतनुका नामक दो प्रेमी हुआ करते थे। इनके बारे में जो भी, ठीक है, इनके बारे में जो भी लिखा हुआ है, भित्ति लेख, जो भी भित्तियों में जो लेख लिखा गया है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि है। और ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, अशोक है। जिससे ये साबित होता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इसके अतिरिक्त जो सीताबेंगरा की गुफा है वो भी जो है वो प्राचीनतम नाट्यशाला है, जहां इन लोग जाकर के नाट्य वगैरह प्रस्तुत करते थे। समझ आया? देखो, इसके बाद ये सरगुजा में क्या प्राप्त हुआ है, कपाटपुरम। इस कपाटपुरम से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। कपाटपुरम से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, उसके राज सिंहासन का लाट प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग चले अशोक के काल की सिक्काएं, सिक्के के बारे में, तो अकलतरा, जांजगीर चांपा में है अकलतरा ठठारी, और रायगढ़ में है कौन सा, बारदे गांव। ठीक है, तो इस बारदे गांव से, अकलतरा ठठारी से और तारापुर से, इन सारी जगहों से क्या हमको क्या प्राप्त होता है, अशोक के काल का करसापण सिक्का हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो चीनी यात्री वेन सांग है, ठीक है, वो वेन सांग भी बताते हैं कि जो अशोक थे वो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है, सिरपुर में वो क्या करवाए थे, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाए थे, बौद्ध स्तूप का। पता नहीं कहाँ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सिरपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इतना समझ आया है ना? इतना जो है ये हमारे अशोक के बारे में हमको जो है वो लेख प्राप्त होता है। ये यहाँ तक के हमारे मगध साम्राज्य का हिस्सा है। इसके बाद देखो, ठीक है, तो फिर इसके बाद ये हो गया हमारा क्या, पूरा मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल तक के हो गया। इसके बाद सातवाहन काल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।